नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विशाल गौतम ऑन टू सरकारी नौकरी चैनल पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। निरंतर श्रेणी में चल रही प्रैक्टिस सेट के दौरान हम जो क्लासेस कर रहे हैं उन्हीं में अब क्वेश्चन के बारे में आप जान रहे हैं, जिनमें आपने देखा पिछले क्वेश्चनों में बेहतरीन क्वेश्चनों को आपके समक्ष लाकर रखा है। उन्हीं के प्रस्तुतिकरण में आगे भी हम देखेंगे, जो इसी के उपलक्ष्य में आगे जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के पूर्ण करने का काम करेंगे। देखेंगे उनमें क्या क्या क्वेश्चन है और कौन कौन से क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से निम्नवत हमारे लिए उपयोगी होंगे। तो पहला प्रश्न है स्क्रीन पर, कनिष्क के सिंहासन पर बैठने का वर्ष क्या था। जो कनिष्क जो कुषाण वंश का शासक है वो सिंहासन पर बैठता है, तो उसका वर्ष कौन सा है, शासन वर्ष कौन सा है। तो जो कनिष्क है, कनिष्क का शासन वर्ष कौन सा है, 78 AD जब यह बैठता है तो इस पर ही संवत चलाता है। संवत, शक संवत, जो संवत की स्टार्ट होती है, शक संवत जो स्टार्ट होता है वो कौन से है, 78 AD में यानी ईस्वी में, 78 AD में। बात करें 58 ईस्वी की, जो विक्रम संवत को चलाने का काम जो होता है वो कौन से है, 58 AD में विक्रम संवत कौन से उसमें चलता है। विक्रम संवत किसके द्वारा, विक्रमादित्य, जो विक्रमादित्य है, विक्रमादित्य के द्वारा विक्रम संवत चला जाता है, जो 58 ईस्वी में शकों को खदेड़ने का काम करते हैं, पराजित करने का काम जो करते हैं। उनके द्वारा जो नगरीय जो स्थानीय जो लोग हैं उनको द्वारा परेशान किया जाता था। तो जो विक्रमादित्य है न्याय के लिए जाने जाते हैं, वो विक्रमादित्य संवत को 58 ईस्वी में चलाते हैं और शकों को बाहर करने का काम करते हैं। संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरण करता है, संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरणकर्ता है। जो संस्कृत के प्रथम व्याकरणकर्ता है जो पहले माने जाते हैं वो कौन है, कल्लण, मैत्री है, कालिदास है या पाणिनि है। जो पाणिनि है वो संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरणकर्ता माना जाता है, जिनका जो व्याकरण का उपयोग करते हैं प्रथम अष्टाध्यायी जो पुस्तक है, अष्टाध्यायी जो बुक है, जो व्याकरण के बारे में समस्त जानकारी देता है। रसछंद मूल जो जिनका विशेष रूप से इसी में हमें प्राप्त होता है व्याकरण के बारे में, उसमें संस्कृत की एक पुस्तक है जो अष्टाध्याय यानी 8 अध्यायों का समूह, 8 अध्यायों का समूह, अष्टाध्याय जो पाणिनि द्वारा लिखी हुई है। कालिदास जो किसके मौर्य काल के संबंधित है, कालिदास है, कुमार दशचरित, कुमार संभव आदि पुस्तकों का जो नाटकों की रचना की है किसके द्वारा, कालिदास के द्वारा। कल्लण के द्वारा कहाँ का, कश्मीर के राजाओं का वो लिखा गया है किसके द्वारा, कल्लण के द्वारा। राजतरंगिणी जो कल्लण की पुस्तक है, राजतरंगिणी बुक है, उसमें कश्मीर के राजाओं का इतिहास के बारे में कल्लण के द्वारा बताया गया है। आइए आगे देखते हैं। गांधार मूर्ति कला की सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति कब दिखाई गई। गांधार कला की सर्वश्रेष्ठ प्रतिमूर्ति प्रस्तुति कब दिखाई गई। तो गांधार मूर्ति कला है, जो एक स्कल्पचर है, गांधार मूर्ति कला, वो किसमें दिखाएगी, मौर्य काल में, गुप्त काल में या कुषाण काल में या हर्ष काल में। तो कौन सा काल है जिसमें गांधार मूर्ति कला की प्रस्तुति दिखाई गई। तो मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल या हर्ष काल। तो कौन सा काल है वो, कुषाण काल में ही गांधार मूर्ति कला की प्रस्तुति की। गांधार मूर्ति कला की प्रस्तुति कौन से काल में, कुषाण काल में। कुषाण काल का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क, जो चतुर्थ संगति बौद्ध संगति में उपस्थित था। जो फोर्थ बौद्ध संगति किसके काल में हुई, कनिष्क के शासन काल में। गुप्त का संस्थापक, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, श्रीगुप्त। लेकिन चंद्रगुप्त को इसका मुख्य वो माना जाता है संस्थापक। मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य। और हर्ष का जो हर्षवर्धन काल जो वर्धन वंश है उसका कौन है, प्रभाकर वर्धन। अजंता और एलोरा की गुफाएं किसकी थी। अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं वो किसकी हैं, किसकी थी, जैनियों की थी, हिंदुओं की थी, बौद्धों की थी या सिखों की। उनमें कौन रहा करते थे या किसके द्वारा वो उन्हें बनवाया गया, कौन थे उसमें जो हैं, किसकी गुफाएं हैं, जैनों की है, बुद्धों की हैं या हिंदुओं की या सिखों की हैं। तो किसकी हैं वो, बुद्धों की गुफाएं हैं। बुद्धों के जो परिकरण उन पर चित्रण हुए हैं गुफाओं में, तो किसके हुए हैं, बुद्धों के
प्रकीर्णन हुए पड़े हैं। इंडोनेशिया में उस मंदिर का नाम बताइए जहां रामायण और महाभारत के दृश्य को दर्शाया गया है। इंडोनेशिया में उस मंदिर का नाम क्या है जिसमें महाभारत और रामायण के दृश्य को दर्शाया गया, यानी चित्रों को उस पर दर्शाया गया। उस मंदिर में महाभारत और रामायण के चित्रों का वर्णन किया गया है, यानी उसको दर्शाया गया है उनकी दीवारों पर। तो कौन सा मंदिर है? बृहदेश्वर, अंगकोर वाट, कैलाशनाथ या बोरोबुदुर जो बोरोबुदुर नामक जो मंदिर है जो इंडोनेशिया में अवस्थित है। कहाँ पर? इंडोनेशिया में। उस पर महाभारत और रामायण के चित्रों का वर्णन किया गया है। उस पर महाभारत और रामायण के चित्रों का वर्णन किया गया है बोरोबुदुर मंदिर में। बोरोबुदुर मंदिर कहाँ पर है? इंडोनेशिया। सबसे महान कुषाण शासक जिसका बौद्ध धर्म में योगदान अशोक से भी अधिक था। वो कुषाण वंश का कौन सा शासक था जिसमें बौद्ध धर्म में योगदान अशोक से भी ज्यादा अधिक था। अशोक ने जो धर्म प्रचार किया लेकिन उससे भी ज्यादा उसने किया, उसका योगदान था बौद्ध धर्म को बढ़ाने में। बौद्ध धर्म में योगदान किसका था? कन्फ्यूशियस का, कनिष्क प्रथम का, वेस्का का या होविस्का का। तो किसका था? जो कनिष्क प्रथम है, कुषाण वंश का प्रतापी राजा कनिष्क प्रथम है, उसके द्वारा जो योगदान है बौद्ध धर्म में योगदान जो है अशोक से भी ज्यादा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वो कौन सा शासक है जिसका योगदान बौद्ध धर्म में अशोक से भी ज्यादा है, तो कौन सा है? कनिष्क प्रथम। भारत में छवियों की पूजा डैश अवधि के दौरान शुरू हुई। वो कौन सा काल था या किसका काल था तो जिसमें छवियों की पूजा की गई, यानी इमेज यानी चित्रों की पूजा की गई। इमेज यानी जो मौर्य वंश, शुंग वंश, कुषाण वंश या गुप्त वंश। तो ऐसे कौन सा काल है जिसके दौरान छवियों की पूजा की गई? छवियों की पूजा मौर्य वंश, शुंग वंश या गुप्त वंश या कुषाण वंश। तो कुषाण वंश के दौरान ही मूर्तियों की या चित्रों की पूजा की गई। चित्रों की पूजा किसके शासनकाल के दौरान हुई? कुषाण वंश के दौरान। प्राचीन भारत में केमुआ शासनकाल जो है के जिम्मेदारी में केमुआ शासनकाल प्राचीन भारत का केमुआ शासक किसके बारे में कहा जाता है? केमुआ शासक के बारे में कहा जाता है तो कौन है? के बारे में कहा जाता है कि वह अपने जीवन के अंत में जैन धर्म में परिवर्तित हो गया। वो कौन सा शासक था? केमुआ शासक था जिसने अपने आखिरी समय में जैन धर्म को अपना लिया, जैन धर्म में परिवर्तित हो गया। तो कौन सा? बिंबुसार था, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता या अशोक था। तो इनमें से कौन सा था जिसने आखिरी समय में जैन धर्म में परिवर्तित कर लिया? जैन धर्म परिवर्तित करने वाला चंद्रगुप्त ही ऐसा था तो अपनी पत्नियों के कहे के द्वारा वो जैन धर्म में परिवर्तित हो जाता है। बिंदुसार, समुद्रगुप्त, अशोक या चंद्रगुप्त। जो चंद्रगुप्त है वो हो जाता है अंतिम वंश में, जो जीवन के अंतिम चरण में जैन धर्म में परिवर्तित कर जाता है। अशोक जो बौद्ध धर्म को विशेष योगदान देता है, लेकिन इससे ज्यादा अधिक योगदान कौन देता है? कनिष्क प्रथम। हड़प्पा की अर्थव्यवस्था मुख्यतः प्राकृतिक थी। हड़प्पा की अर्थव्यवस्था मुख्यतः प्रकृति की थी। किस प्रकृति की थी? जो हड़प्पा की अर्थव्यवस्था थी, जो इकोनॉमी बेस्ड थी, वो किस प्रकृति पर बेस्ड थी? तो ग्रामीण, औद्योगिक, शहरी, पूंजीवाद। और आपको मैंने बताया कि हड़प्पा जो नगरीय सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी, वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पर आधारित थी? तो शहरी अर्थव्यवस्था पर आधारित थी, नगरीय सभ्यता थी। यानी वो शहरीकरण जो था उस टाइम में, जो आज से लगभग 5-7 साल 1000 साल पहले, उसमें हड़प्पा जो सभ्यता थी उसमें शहरीकरण था। लेकिन जो अब आज के टाइम पे देखते हैं तो 5-7 साल 1000 साल पहले होना नामुमकिन सी बात है। लेकिन उस टाइम था, जो नगरों की व्यवस्था अच्छी थी, नालियों की व्यवस्था आज से भी बेहतर थी, पानी के लिए अच्छा निकास था, काफी अच्छी देखरेख में बनी है वो। निम्नलिखित शासकों में से किसने भारत के सबसे बड़े हिस्से पर शासन किया? निम्नलिखित में से किस शासकों ने भारत के सबसे बड़े हिस्से पर शासन किया? जो भारतवर्ष है उसके सबसे बड़े हिस्से पर शासन करने का काम कौन सा करता है? कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। तो इनमें से कौन सा है जो भारत के सबसे बड़े हिस्से पर शासन करता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, वो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो भारत के अधिकांश हिस्से पर शासन करने का काम करते हैं, जो कर्नाटक के बीदर, जो कर्नाटक साउथ में कर्नाटक तक या बीजापुर तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल अवस्थित है।
उपनिषद किसके लिए समर्पित पुस्तकों का एक श्रृंखला है? उपनिषद किसके लिए समर्पित पुस्तकों का एक श्रृंखला है? योग के लिए है, सामाजिक कानून के लिए है, या धार्मिक अनुष्ठान के लिए है, या दर्शन के लिए है, या दर्शन के लिए है। तो जो उपनिषद है वो किसके लिए समर्पित है? दर्शन के लिए, फिलोसफी के लिए, दर्शन के लिए। तो उपनिषद जो किसके लिए समर्पित है? जो किसके लिए? दर्शन के लिए समर्पित पुस्तकें हैं। ब्लैक पगोडा किस नाम से जाना जाता है? जो ब्लैक पगोडा मंदिर है वो को मिला है, ब्लैक पगोडा नाम का किस मंदिर को मिला है? ब्लैक पगोडा तो किस मंदिर को मिला है? सूर्य मंदिर को, लिंगराज मंदिर को, भुवनेश्वर मंदिर को, जगन्नाथ मंदिर जो है, जगन्नाथ देव मंदिर को। तो इनमें से किसे ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है? ब्लैक पैगोडा के नाम से किस मंदिर को भी जाना जाता है? तो कौन सा मंदिर है? सूर्य मंदिर, जो उड़ीसा का सूर्य मंदिर है, जो ओडिशा का सूर्य मंदिर जो है, या कोणार्क मंदिर, उसे ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। उस बाद के गुप्त शासक का नाम बताइए जिससे अश्वघोष यज्ञ घोड़े का बलिदान किया और महाराज अधिकार की शाही उपाधि धारण की। अश्वघोष यज्ञ घोड़े का बलिदान की जो किया है उसने, महाराज अधिराज की उपाधि धारण करने का जो शाही उपाधि धारण की है, वो कौन सा शासक है? गुप्त वंश का कौन सा शासक है जिसने अश्वमेध यज्ञ किया और महाराज अधिराज की उपाधि धारण की? कामरूप, महासेन गुप्ता, आदित्य सेन, कुमार गुप्ता तृतीय या कुमारगुप्त तृतीय। तो कौन सा था जिसने महाराज धीराज की उपाधि धारण करी? महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला आदित्य सेन गुप्ता जो है वो महाराज अधिकार की उपाधि धारण करते हैं। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते हैं कौन? आदित्य सेन। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिण की ओर मार्च किसके द्वारा रोका गया? जो दक्षिण पर मार्च रोका गया है नर्मदा नदी के, तो हर्ष के जो दक्षिण के ओर जो मार्च करने का कारण है किसके द्वारा रोका गया? पुलकेशिस फर्स्ट, पुलकेशिस द्वितीय, विक्रमादित्य फर्स्ट, विक्रमादित्य द्वितीय। तो कौन सा था जिसके द्वारा हर्ष की ओर दक्षिण की मार्च करने से रोका? तो कौन था? विक्रमादित्य या पुलकेशिस द्वितीय जो है सम्राट हर्ष के दक्षिण की ओर मार्च करने से किसको रोका? पुलकेशिस द्वितीय को रोका, पुलकेशिस द्वितीय को। प्रसिद्ध मेहरौली स्तंभ शिलालेख है देश की विजय में वर्णन करता है। किसकी विजय को वर्णन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, इंद्रप्रस्थ के चंद्र और समुद्रगुप्त। इनमें से किसके बारे में जो मेहरौली का स्तंभ है, टोपरा का स्तंभ आदि स्तंभ जो है वो किसके बारे में बताते हैं? तो वो किसके बारे में बताते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उसके बारे में बताने का काम जो करते हैं। टोपरा मेहरौली स्तंभ जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। गुप्त राजा जिसे भारतीय किंवदंतियों में विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। जो गुप्त राजा है जिसमें किंवदंतियों के द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि जो धारण करने वाला कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी यात्री फायान भारत का दौरा किया और किसी शासनकाल का विस्तृत विवरण छोड़ा। मतलब उसने अपनी पुस्तक फायान के द्वारा जो पुस्तक लिखी है उसमें उसने शासनकाल का विस्तृत वर्णन किया है। उसका कौन से शासक का उसने विवरण दिया है? तो किसके शासनकाल का विवरण दिया है? चंद्रगुप्त प्रथम का, समुद्रगुप्त का, या स्कंदगुप्त का, या चंद्रगुप्त द्वितीय का। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री फायान आया और उसने अपनी पुस्तक इंडिका में फायान के द्वारा जो लिखित पुस्तक है उसमें अपना विवरण चंद्रगुप्त के शासनकाल का दिया। गुप्त काल के अग्रणी खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। गुप्त काल के अग्रणी खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। तो कौन थे? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वानभट्ट, वराहमिहिर। तो इनमें से कौन से थे जो अग्रणी खगोल शास्त्री?
अग्रणी खगोल शास्त्री और गणितज्ञ दोनों थे। अग्रणी सदस्य खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट थे, कौन से थे? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वानभट्ट और वराहमिहिर। तो कौन से थे? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के द्वारा ही वो खगोल शास्त्री पहले जिन्होंने, आर्यभट्ट जिन्होंने शून्य की खोज की, आर्यभट्ट के द्वारा ही किसकी खोज की? शून्य की खोज की गई। बड़ी बड़ी गणनाओं को जो कर सकते हैं हम आज शून्य की बदौलत, वो किसी देना? आर्यभट्ट की। गुप्त कलाकारों में उच्चतम पूर्णता प्राप्त की थी, उच्चतम पूर्णता प्राप्त की थी टेरिकोटा, चित्र, आर्किटेक्चर, प्रतिमा। वो किसमें कलाकारों में उच्चता जो प्राप्त की है वो कौन सा क्षेत्र है? टेरिकोटा, चित्र, आर्किटेक्चर या प्रतिमा? आर्किटेक्चर या प्रतिमा। तो किसके बारे में गुप्त कालों के कलाकार किसमें उच्चता प्राप्त थी? गुप्त कलाकारों को प्रतिमा बनाने में उसको उच्चता प्राप्त थी। आर्किटेक्चर, जो आर्किटेक्चर कहते हैं जैसे महल वहल का डिजाइन बनाना, महल के अंदर की सजावटी तौर पर, जबकि उन्हें प्रतिमा का अच्छा निपुण था। गुप्तों के पतन के बाद उत्तर भारत में कौन से शहर उत्तर भारत के राजनीतिक गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के रूप में उभरे? गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के रूप में उभरे। तो उत्तर भारत के कौन से वे शहर थे? तो दिल्ली, कन्नौज, अजमेर या धारा? दिल्ली, कन्नौज, अजमेर या धारा। तो जो कन्नौज है वो गुरुत्वाकर्षण केंद्र के रूप में उभरने का काम जो करता है उत्तर भारत में, कन्नौज जो है उत्तर भारत में किसका काम करता है? गुरुत्वाकर्षण केंद्र का। तीर्थ यात्रियों के राजकुमार कहे जाने वाले चीन यात्री ह्वेन किसके शासनकाल में भारत आए? ह्वेन त्सांग जो है चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आए? हर्षवर्धन, धर्मपाल, देवपाला, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो किसके शासनकाल में भारत आए? तो हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री ह्वेन त्सांग आया। हर्षवर्धन का शासनकाल जो 647 वर्ष तक था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज की सर्वोच्चता के लिए 3 समकालीन शक्तियों के बीच एक त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ। निम्नलिखित में से कौन संघर्ष एक पक्ष नहीं था? कौन सा संघर्ष था जो एक पक्ष नहीं था? वो कौन सा था? पलाश, परमारसी, गुर्जर पक्षहार या राष्ट्रकूट? इनमें से कौन सा था जो एक पक्ष में संघर्ष का एक पक्ष नहीं था? वो कौन सा था जो एक पक्ष नहीं था? जो परमारसी है, परमारसी जो पक्ष है वो एक संघ नहीं था। परमारसी पक्ष जो है वो संघर्ष का एक पक्ष नहीं था। बाकी पल्लास और गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट तीनों थे। सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ पाया गया? जो स्नान स्थल होता है, धार्मिक स्थल होता है, या उसे धार्मिक स्थल भी मान सकते हैं अगर उसे माना जाए। तो अगर वो धार्मिक स्थल टाइप है, अगर आप देखते हैं गुरुद्वारे में जाते हैं तो उसमें भी एक धार्मिक स्थल होता है जिसे स्नानागार, जिसमें लोग अपने स्नान करके अपने आप को पुण्य समझते हैं। तो उसी प्रकार का महान स्नानागार पाया गया। वो कहाँ पर पाया गया? कालीबंगा में, मोहनजोदड़ो में, रोपड़ में या हड़प्पा में। तो मोहनजोदड़ो में क्या पाया गया? महान स्नानागार। जो महान स्नानागार यानी बहुत बड़ा स्नानागार है, जो बहुत बड़ा स्नानागार वो कहाँ है? मोहनजोदड़ो में। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? भानी, बना, विष्णु शर्मा या रवि कीर्ति? इनमें से कौन से थे जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? जो बाना है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि हैं। बाना हर्षवर्धन के दरबार कवि। विष्णु शर्मा की जो पंचतंत्र है, विष्णु शर्मा की पुस्तक जो पंचतंत्र है, विश्वविख्यात। निम्नलिखित में से किसके सिक्के संगीत के प्रति उनके प्रेम को प्रकट करते हैं? कौन से शासक के संगीत के प्रति प्रेम को प्रकट करते हैं? मौर्य, गुप्त, चोल या नंद? कौन से शासक के प्रति प्रेम को प्रकट करते हैं? तो कौन सा है? गुप्त वंश का शासक है, जिसमें वीणा बजाते हुए, आपने अगर सुना है तो वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त की जो चित्रिकाएं हैं उनके मुद्रा पर अंकित हैं, उस टाइम पे चली मुद्रा पर अंकित है। चौथी और अंतिम बौद्ध परिषद
बौद्ध परिषद या संगति किसके द्वारा बुलाई गई? बौद्ध परिषद किसके द्वारा बुलाई गई? अशोक, हुविस्का, मेगनांडर या कनिष्क? तो किसके द्वारा बुलाई गई? कनिष्क के द्वारा। कनिष्क चौथी बौद्ध संगति किसके द्वारा हुई? कनिष्क के शासनकाल के दौरान। बुद्ध की पहली छवि डैश के शासनकाल में दौरान उकेरी गई? किस डैश के शासनकाल में उकेरी गई? अशोक, कनिष्क प्रथम, मेगनांडर या पुष्यमित्र शुंग। जो कनिष्क प्रथम था उसके टाइम में ही बौद्ध की पहली छवि उगेरी गई। बौद्ध की पहली छवि उगेरने का काम किसके शासनकाल में हुआ? कनिष्क के शासनकाल में। आगे देखिए, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म की पहली बार चीन से संबंधित धर्म कहाँ गया? पहली बार चीन गया, और चीन से फिर बौद्ध धर्म कहाँ गया? तो उसके बारे में थाईलैंड और कंबोडिया, इंडोनेशिया और वियतनाम, बर्मा और तिब्बत, कोरिया और जापान गया। चीन के बाद कोरिया और जापान तक बौद्ध धर्म जो फैलाने का काम किया कनिष्क के शासनकाल के दौरान, वो कोरिया और जापान में चीन के बाद हो गया। कनिष्क निजी चिकित्सक यानी पर्सनल जो डॉक्टर है या उस टाइम का डॉक्टर, उसका पर्सनल। भारतीय चिकित्सा पद्धति पर एक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक कौन है? जो प्रसिद्ध, अगर आपने सुना होगा, प्रसिद्ध जो चिकित्सक हैं, अगर चिकित्सा के क्षेत्र में माना जाए तो कौन है? चरक है, नागार्जुन है, जीवाकाश है या श्रुति है। तो चरक जो है कनिष्क के शासनकाल के दौरान जो उनके पर्सनल चिकित्सक जो थे चरक, जिनकी पुस्तक आज तक भी चिकित्सा के बारे में हमको जानकारी देती हैं। संगम युग के दौरान दक्षिण भारत में बंदरगाह मुजरिस, कावेरीपट्टनम या पुमपुहार और आरिकोमेटू से तेज और पौष्टिक स्वदेशी व्यापार किया जाता था। संगम युग के दौरान इन क्षेत्रों से व्यापार किया जाता था। वो कहाँ पर हैं? पश्चिमी एशिया, रोमन दुनिया, मध्य यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया। तो कौन सी है? रोमन वर्ल्ड से उनके व्यापार को बढ़ोतरी की जाती थी संगम युग के दौरान। संगम युग में कौन सा दक्षिण भारत के शासन का राजवंशों में से एक नहीं है? दक्षिण भारत के राजवंशों में से एक नहीं है। पांड्या, चोल, पांड्या और पल्लव, इनमें से कौन से है जो राजवंशों में नहीं है? संगम वंश के राजवंशों में से एक है, कौन है? पल्लव नहीं है। चोल, पांड्या संगम वंश के हैं, लेकिन जो पल्लव है वो संगम वंश से संबंधित नहीं है, पल्लव वंश संबंधित नहीं है। संगम साहित्य के महानतम ग्रंथों में से कौन सा है? संगम साहित्य के महानतम ग्रंथों में से कौन सा है? जो संगम युग है उसमें साहित्य जो लिखा गया है उनमें से कौन सा महानतम साहित्य है? पट्टू टिकपियायम, कुरल, प्यापादी, कराम या मणि केले। जो मालवी जो इनका साहित्य संगम साहित्य है वो महानतम ग्रंथों में से एक है, जो है वो कौन सा है? शिलापादिकरम जो है उनका महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। शिलापादिकरम महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। शिलापादिकरम संगम साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। मगध का अंतिम महान शासक था। कौन था? कुषाण था, शुंग था, गुप्त था या कण्व था? कुषाण था या कण्व था या कौन सा था? कुषाण वंश था, शुंग वंश था, गुप्त वंश था या कण्व वंश था? तो कौन सा वंश था जो अंतिम महान शासक था? तो गुप्त वंश जो था मगध का अंतिम शासक था। मगध का अंतिम शासक महान शासक वंश था। तो इसके हर एक, अगर मगध की बात करें कौन कौन से शासकों ने इस पर, कौन से वंशों ने इस पर अधिकार किया, तो हर्यक वंश, इसके उपरांत शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश,
शुंग वंश, कण्व वंश, गुप्त वंश, और इसके बाद है जो गुप्त वंश है यही अंतिम वंश है। गुप्त वंश जो अंतिम सम्राटों का जो महान सम्राट है यही अंतिम वंश है। इसका जो शासन काल है 544 से 412, और इसका वंश जो है 412 से 344, और इसका 344 से 322, सॉरी 344 में 345 से 312, और ये 322 से 345 से 322, और 322 से 185, और ये 185 से शुंग वंश, 185 से 73 AD, और 73 से कण्व वंश, 73 से 28 BC, सॉरी BC है। गुप्त वंश जो 275 AD से गुप्त जो 275 AD से 275 से 550 AD तक, 275 से 550 AD तक, यही जो गुप्त वंश जो मगध का सबसे प्रतापी शासकों में का अंत है, इसी का है। कनिष्क का संबंध एक ऐसे युग से है जिसे कहा जाता है, कनिष्क का संबंध एक ऐसे युग से है जिसे कहा जाता है विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त वंश या शक सहलीवान युग। तो किसके द्वारा कनिष्क का संबंध एक ऐसे युग से है? तो विक्रम संवत से, शक संवत से। तो ऐसा कौन सा संवत है जिसके द्वारा किया जाता है? विक्रम संवत के द्वारा, शक संवत के द्वारा, जो शक संवत है यानी शक जो युग है वो कनिष्क युग है। कौन सा है? शक युग, यानी शक युग, संवतनी युग, एरा मतलब युग, एरा शक युग। ऑप्शन सी राइट होगा। गुप्त शासकों में सबसे बड़ा विजेता था वो कौन था? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। सबसे बड़ा विजेता कौन सा था? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या कुमारगुप्त। इनमें से कौन सा सबसे बड़ा विजेता था? बात करें समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त था, उसने दक्षिण के 9 राजाओं को पराजित कर उनका साम्राज्य उन्हें वापस कर दिया, जिस कारण से सबसे बड़ा विजेता, इन सारों में सबसे बड़ा विजेता माना जाता है। एक गुप्त राजा को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। उसने लगभग भारत के आसपास के सारे क्षेत्रों को जीत लिया, और वह कुशल कवि और संगीतकार वीणा वादक के रूप में भी जाना जाता है। भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। सकोण संगीतकार, उसके मुद्राओं पर जो मिलती है वीणा बजाते हुए, उसकी मुद्राओं पर उसके चित्र मिलते हैं, और उसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त, इनमें से कौन सा है जो भारत के नेपोलियन के रूप में भी जाना जाता है? बात करें समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त ने दक्षिण में विजय प्राप्त की और उनके ज्यादातर जो राज्य हैं उन्हें वापस कर दिया, लेकिन उसे भारत का नेपोलियन के रूप में इसी प्रकार या भारत का नेपोलियन के रूप में भी जाना जाता है। करी कला में पाई जाने वाली कई किंवदंतियों का केंद्र था। करी कला में मणिमेखले, कुरुदंतोकाई, शिल्पाधिकारम या पुराण अनुरूप। तो इनमें से कौन सी है जिसके द्वारा कई किंवदंतियों का केरल था? तो शिल्पाधिकारम जो है वो कहाँ है? केरी कला में पाई जाने वाली किंवदंतियों का केंद्र शिल्पालिकरम में। चौथी शताब्दी ईस्वी के दौरान पश्चिमी क्षत्रपों पर किसके द्वारा विजय प्राप्त की गई? ससेनियन शासक, सातवाहन शासक, कदम्बसी शासक या अफगान शासक। तो कौन से शासक थे जिनके द्वारा पश्चिमी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की? कौन सी शताब्दी में? चौथी शताब्दी में। तो कौन सी थे? ससेनियन जो शासक थे,
ससेनियन शासकों के द्वारा उन पर विजय प्राप्त की गई। ससेनियन शासकों पर विजय प्राप्त की। कालिदास की कौन सी रचना आंध्र के बारे में जानकारी देती है? आंध्र के बारे में जानकारी देती है। मालविकाग्निमित्र, शकुंतला, कुमार संभव, मेघदूत, ये सारी रचनाएं जो है कालिदास की हैं। सारी रचना कालिदास की, लेकिन इसमें पूछा क्या, आंध्र के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कौन सी पुस्तक से हमें आंध्र के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, वो कौन सी पुस्तक है? तो मालविकाग्निमित्र के से हमें पता चलता है आंध्र के बारे में। आंध्र के बारे में हमें किस पुस्तक से मिलता, किस नाटक से प्राप्त होती है? मालविकाग्निमित्र से। सातवां शासक का विस्तार कोरोमंडल तट तक, सातवां शासक का कोरोमंडल तट तक किसके द्वारा किया गया? शिमुख के द्वारा, श्री सतकर्णी के द्वारा, पुलमेई द्वितीय के द्वारा, श्री यज्ञ सतकर्णी के द्वारा। तो कौन सा था, किसके द्वारा कोरोमंडल तक उसका शासनकाल विस्तृत हुआ? किसके उसका शासनकाल, उसने अपना शासनकाल कोरोमंडल तक विस्तृत किया? तो पुलमेई द्वितीय जो था, पुलमेई द्वितीय के द्वारा शासनकाल विस्तार तक, कोरोमंडल तक, तट तक उसका विस्तार किया गया। कोरोमंडल तट तक उसका विस्तार किया गया। कोरोमंडल तट तक उसका विस्तार किया गया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। धन्यवाद।